हेलो फ्रेंड्स। आज हम राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे और प्रेसिडेंट के संबंध में हम इसे दो वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि एक वीडियो में कंप्लीट कवर अप नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर बोर्ड में हमने लिखा है कि राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट, पहला है कि ये पोजीशन क्या होती है, तो ये एजुकेटिव हेड ऑफ स्टेट होता है, ये भारत का पहला नागरिक होता है, फर्स्ट सिटीजन ऑफ कंट्री। ये आर्टिकल 52 में बताया गया है, यानी कि अनुच्छेद 52 के अनुसार ये एजुकेटिव हेड ऑफ स्टेट होता है तथा भारत का ये पहला नागरिक होता है। फिर आ गए टर्म की बात, तो टर्म इसका 5 साल का होता है और उसके बाद री इलेक्शन होता है। फिर इसके बाद शपथ की बात करेंगे तो इसकी शपथ जो दिलाता है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सीनियर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये इसे शपथ दिलाता है। फिर अमाउंटमेंट की बात कर रहे हैं कि इसकी जो सैलरी होती है ये 5 लाख होती है। सैलरी के अलावा इसे पेंशन जो होता है वो 1.5 लाख मिलती है आफ्टर रिटायरमेंट, यानी 5 साल के बाद जब ये रिटायर होता है तो इसकी पेंशन 1.5 लाख होती है और कई सारे भत्ते मिलते हैं तथा मुफ्त आवास भी दिया जाता है राष्ट्रपति को रिटायरमेंट में। अब बात आई कि भारत में राष्ट्रपति कितने बार राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकता है। व्यक्ति भारत में एक व्यक्ति कितनी बार भी चुनाव लड़ सकता है, इसका कोई समय सीमा नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं। जबकि अमेरिका में एक बार जो राष्ट्रपति है वो केवल 2 बार चुनाव लड़ सकता है। जैसा कि बराक ओबामा राष्ट्रपति थे, वो 2 टर्म में राष्ट्रपति चुने गए। लेकिन इंडिया में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि 2 बार लड़े या 3 बार चुनाव कभी भी लड़ सकता है। चुनाव की टर्म की कोई समय सीमा नहीं है। लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति रहे 12 साल तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल था 26 जनवरी से लेकर 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक। तो भारत में सबसे ज्यादा टर्म तक राष्ट्रपति यानी 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति कौन रहा? प्रथम भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका टर्म 12 साल रहा। तो ये हो गया राष्ट्रपति की सैलरी। और अब आ गई क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो क्वालिफिकेशन में है कि 35 ईयर से कम एज नहीं होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल से कम आयु नहीं होनी चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, कोई इसके ऊपर कोर्ट में केस नहीं चल रहा होना चाहिए, किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए, यानी सरकारी नौकरी में किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ छूट है, यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तथा मंत्रियों आदि के पद लाभ के नहीं माने जाते हैं। यदि कोई उपराष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, या कोई मंत्री है या कोई राज्यपाल है, यदि वो चुनाव लड़ रहा है तो ऐसे पदों को लाभ का पद नहीं माना जाता है। इस पद पर कार्यरत व्यक्ति चुनाव लड़ सकते हैं। अब संसद व राज्य के विधान मंडल का सदस्य भी नहीं होना चाहिए। वो किसी सदन का सदस्य है तो उसे राष्ट्रपति बनने के बाद पद ग्रहण करने के समय यानी शपथ लेने के समय यानी उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। अब बात आई अगला इलेक्शन। इलेक्शन क्या होता है? ये इलेक्टेड डायरेक्टली बाय इलेक्टोरल कॉलेज consisting elected member of both house of parliament state legislature। इसके बारे में भी बात और डिटेल में करेंगे। फिर वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी ये क्या होता है कि ये 5 साल तक अपना टर्म पूरा करता है। यदि कब डेथ हो गई तब री इलेक्शन होगा, या फिर क्या होता है यदि रिजाइन करता है तो रिजिग्नेशन ये उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति उसे अनुमोदन के लिए लोकसभा स्पीकर के बाद भेजता है। उसके बाद इसका इस्तीफा मंजूर हो जाता है। और इसके बाद क्या है कि हटाया जा सकता है इम्पीचमेंट के बाद। इम्पीचमेंट का मतलब होता है महाभियोग के द्वारा भी इसे हटाया जा सकता है, और महाभियोग लगाने का थोड़ा लंबा प्रोसेस है। इस महाभियोग के बारे में हम
अगले वीडियो में बात करेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाने जा रहे हैं वहां पर महाभियोग और इनके पावर की बात करेंगे। पावर में इसके एजुकेटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी एंड इमरजेंसी पावर होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पे अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे। इम्पीचमेंट यानी महाभियोग, यानी इनके जो पावर है इनका डिटेल हम अगले वीडियो में बात करेंगे। अब बात आई कि चुनाव लड़ने के लिए शर्तें क्या है। तो 1997 से पहले जमानत राशि 2500 से बढ़ा 1997 से जमानत राशि 2500 से बढ़ाकर 15,000 कर दी गई। तो 1997 से पहले जमानत राशि कितनी हुआ करती थी? 2500। तो 1997 के बाद जमानत राशि जो जमा होती है वो 2500 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दी गई। और प्रस्तावकों एवं अनुमोदक, जो प्रस्तावक होते हैं और जो अनुमोदक होते हैं उनकी संख्या पहले से 10-10 और बढ़ा दी गई। सॉरी, 1997 में क्या हुआ, 1977 में क्या हुआ था कि कुल 37 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया। 37 उम्मीदवार उन्हें नामांकन दाखिल किया, उसमें 36 उम्मीदवारों के नामांकन खारिज कर दिए गए थे। केवल एक नामांकन वैध पाया गया था, वो था नीलम संजीवा रेड्डी। नीलम संजीवा रेड्डी का नामांकन केवल वैध पाया गया, तो बिना वो किसी चुनाव के वो राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। तो लोगों ने क्या किया कि अदालत में चुनौती दी अपने नामांकन के संबंध में। इसलिए ये फार्मूला बनाया गया कि कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक अनिवार्य है। इससे कम प्रस्तावक या अनुमोदक राष्ट्रपति चुनाव के लिए नहीं होने चाहिए। अब क्या है कि राष्ट्रपति चुनाव में यानी कौन कौन भाग ले सकता है। तो जो है सदन के जितने विधानसभा के सदस्य हैं तथा संसद के जो सदस्य हैं वो अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। विधानसभा के सदस्य तथा संसद के सदस्य अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं। और भाग कौन नहीं ले सकता है तो उस है संसद और विधानमंडल के मनोनीत सदस्य तथा विधान परिषद के सदस्यों को चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं है। यानी कि जो मनोनीत किए गए हैं संसद में और जो विधानमंडल तथा विधान परिषद में जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, वो चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और नॉमिनेट करने की तमाम सारी क्षेत्र में होते हैं, जैसे कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, जैसे नॉमिनेट में रेखा भी नॉमिनेट की गई, तमाम सारे हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो नॉमिनेट सदस्यों को क्या होता है, चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, चाहे वो संसद के हो, चाहे वो विधानमंडल के हो, चाहे वो विधान परिषद के हो, उनको चुनाव में पार्टिसिपेट, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं है। अब बात क्या है, क्या फार्मूला तय होता है, किसके द्वारा चुनाव होता है। तो विधानसभा के एक सदस्य का मतमूल राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य गुणे 1/1000, यानी वोट वैल्यू ऑफ एन एमएलए टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000। ये इसका कैलकुलेशन है। यानी विधानसभा के एक सदस्य का मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्य गुणे 1/1000। अब क्या होता है कि इसमें भागफल, रिमाइंडर यानी शेष फल यानी भागफल, यानी यदि 500 से अधिक आता है रिमाइंडर यानी शेष फल, तो अधिक आता है तो उसे एक मत उसमें और जोड़ दिया जाता है। यानी रिमाइंडर यानी शेषफल यदि 500 से अधिक आता है इस कैलकुलेशन में, तो उसमें क्या होता है, एक मत और जोड़ दिया जाता है। अब बात आई कि संसद के सदस्यों का मूल्य क्या है। तो यहां पर देखिए, अब है दूसरा कि वैल्यू वोट ऑफ एन एमपी, यानी एमपी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की वैल्यू क्या है वोट की। तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ स्टेट,
यानी टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल एमएलए ऑफ स्टेट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज, यानी राज्यों की विधानसभाओं के सदस्यों की कुल मत संख्या बटे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से कैलकुलेशन किया जाता है। अब बात आई कि मतदान पद्धति और मतगणना कैसे होती, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाला प्रत्येक सदस्य मतदान पर अंकित प्रत्याशियों के नाम के समक्ष अपनी वरीयता लिख सकता है। अर्थात जिस प्रत्याशी को सबसे अधिक चाहता है उसके सामने वो 1 लिखेगा और फिर इसी क्रम में अपनी पसंद के अनुसार 2, 3, 4 आदि लिख सकता है। तो ये मेथड हो गया राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। अब इसके जो अगला टॉपिक हम इसी पे अगला पार्ट जो बताएंगे राष्ट्रपति के बारे संबंध में वो होगा इम्पीचमेंट यानी महाभियोग और पावर जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एजुकेटिव लेजिस्लेशन जुडिशियल इमरजेंसी पावर की बात करेंगे। आज के लिए हम यही वीडियो अपना समाप्त करते हैं। आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।